नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव की। दरअसल साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी पार्टियों ने जोर आजमाइश अभी से शुरू कर दी है। जो छोटी पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियों को टक्कर देने के लिए कोशिशें करती नजर आ रही हैं, वहीं बड़ी पार्टियां भी चाक चौबंद इंतजाम करती नजर आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने सियासी शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों की टेंशन में इजाफा करने के लिए कवायद करती नजर आ रही हैं। दरअसल बसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव एक कार्यक्रम में शिरकत करने इटावा पहुंचे थे। इस दौरान शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी और बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ भी गठबंधन करने की कोशिश करेगी। लेकिन शिवपाल यादव ने बड़ी पार्टी के नाम का खुलासा नहीं किया। साथ ही शिवपाल ने समाजवादी पार्टी में जाने और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत इंतजार कर लिया है और अब बसपा अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में साथ आती दिख रही हैं और इसका नुकसान किस पार्टी को होगा ये देखने वाली बात होगी। दरअसल कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कूदने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। और जो छोटी पार्टियां हैं वो कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी पार्टियों के सियासी समीकरण बिगाड़ने का काम करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा ये देखने वाली बात यहां पर होगी। दरअसल अब जो चुनाव है वो 2022 में होने हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हैं और पंचायत चुनाव में किसको अपार सफलता मिलती है, उसका कितना कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और लेकिन एक सस्पेंस भी उन्होंने क्रिएट कर दिया है। यहां पर साफ तौर पर कहा है कि वो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ भी गठबंधन के मूड में हैं और उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। वो बड़ी पार्टी कौन सी होगी ये देखने वाली बात होगी और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज और शिवपाल यादव ने यहां पर साफ कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी में जाने का अब उनका कोई इरादा नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी के साथ बसपा किसी तरह का गठबंधन करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे वो काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं और आखिर में बाजी कौन मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए अभी बहुत समय है, लंबा समय है चुनाव का। नमस्कार, तो आप खुद निकाल। अब हम बात करेंगे, बड़े दल से भी बात करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी से भी बात। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं छोटे छोटे दलों के साथ रहते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी भी साथ करेंगे। की पार्टी से आपकी बड़े दल में कोई किसी का नाम? देखिए हमारा है कि गैर भाजपा, जो लोहिया जी ने, आपको याद होगा 1963 में गैर कांग्रेसवाद चलाया था, अब वो ही मैं चलाना चाहता हूँ, गैर भाजपावाद। और सभी सेकुलर पार्टियाँ, हम चाहते हैं कि सभी सेकुलर पार्टियाँ एक हो जाए और फिर नहीं तो फिर हम तो अपनी छोटी छोटी पार्टियों से मिला करके, और हमारा प्रयास है कि एक बड़ी पार्टी से भी हम अलायंस करें। देखिए अभी बहुत समय है, लंबा समय है। बता दें कि पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक महिला का शव बरामद किया था, जिसके बाद अब महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि जो महिला है उसे गोंडा से यहां लाया गया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई है। तो बहराइच पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक लावारिस शव को बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है। मामला विश्वेश्वर थाना इलाके का है। परिजनों ने बहराइच मोर्चरी पहुंचकर शव की शिनाख्त कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किशोरी की हत्या गोंडा से बहराइच लाने के बाद की गई थी। मृतक युवती गोंडा के खरगूपुर थाना इलाके के विष्णुपुरा की रहने वाली थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए किशोरी की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसके बाद मुंबई में बैठे पिता ने किशोरी की शिनाख्त कर ली है। खरगूपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले किशोरी को उसकी मां अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद शक की जो सुई है वो किशोरी की मां की ओर घूम रही है। आपको बता दें कि
ये आरोप लग रहा है कि जो किशोरी की सौतेली मां है वो इस वारदात के पीछे हो सकती है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अब किसने इस वारदात को अंजाम दिया है, हत्या के पीछे वजह क्या थी, ये सब जांच का विषय है। पुलिस कब तक जांच कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। नहीं, वो नाबालिग बच्ची थी और विशेषरगंज थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे उसकी लाश मिली थी। आज उस बच्ची की पहचान हुई है। उसका नाम फलक है और जो डॉटर ऑफ रिजवान है। वो बम्बई में काम करते हैं। वो अपनी सौतेली माँ के साथ यहाँ गांव में आई थी, जो खरगुपुर थाना क्षेत्र गोंडा की रहने वाली थी। उसकी शिनाख्त उसके परिजन यहाँ मर्चरी में आए हुए, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो आज उन्होंने उसकी शिनाख्त की है। आगे पूरी घटना में तफसीलवार हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके आलोक में इसका अनावरण किया जाएगा। नहीं, वो खबर सीतापुर से है, जहां एक ओवरलोड ट्रक ने एक कार में टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में जो कार सवार था वो बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि जो ट्रक है वो गन्ने से लदा हुआ था और इस ट्रक ने एक कार में टक्कर मार दी। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो कार है वो यहां पर क्षतिग्रस्त हुई है। तो सीतापुर से यह खबर सामने आई है, जहां पर ओवरलोड ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में जो कार सवार था वो बाल बाल बच गया है। मामला बिस्वा थाना इलाके के नरसिंह बाबा मंदिर के पास का है, जहां एक गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के मुताबिक कार सवार आशीष गुप्ता सड़क पार करके बिस्वा चौराहे की ओर आ रहा था। इसी दौरान उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो बिस्वा थाना इलाके से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि जो कार चालक था वो इस हादसे में बाल बाल बचा है। खबर झांसी से है। झांसी से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां ट्रैक्टर और बस के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो झांसी से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। घटना बड़ा गांव थाना इलाके के बचावली गांव की है। दरअसल सुबह घने कोहरे की वजह से झांसी कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां सवारियों से भरी बस सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे से सवारियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 6 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। खबर सीतापुर से है, जहां दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आरोप है कि दबंगों ने एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें एक मवेशी भी जलकर मर गया। तो दबंगों की दबंगई सीतापुर से देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से झोपड़ी को दबंगों ने तहस नहस कर दिया और जो झोपड़ी थी उस पर आग लगा दी थी, जिसमें एक मवेशी भी जलकर मर गया। तो आपको बता दें कि सीतापुर में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला तालगांव थाना इलाके के कला बहादुरपुर गांव का है। आरोप है कि गांव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी, जिसमें गरीब के आशियाने के साथ एक मवेशी जिंदा जल गया। इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले पीड़ित श्रीनिवास भार्गव घर के बाहर नाली बना रहे थे, लेकिन अजमेर अली नामक एक शख्स ने नाली निर्माण का काम पूरा नहीं होने दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव भी चल रहा था। आरोप है कि रात के वक्त जब पीड़ित अपने घर में सो रहा था, उसी दौरान आरोपी ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। मामले की भनक लगते ही पीड़ित ने फायर ब्रिगेड को मामले की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो सीतापुर से सामने आया है, जहां पर दबंगों की दबंगई की वजह से एक गरीब के सर से उसका आसियाना छिन गया है। आपको बता दें कि एक नाली निर्माण को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद
वो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में मनमुटाव चलने लगा और अब खबर ये सामने आई है कि जो दबंग है उसने पीड़ित की झोपड़ी में आग लगा दी है, जिसकी वजह से जो गरीब है उसका आशियाना उसके सर से छिन गया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है और जो दोषी है उसको कब तक सलाखों के पीछे भेजा जाता है। श्रीनिवास, क्या हुआ था रात में? रात में यही हुआ था कि 7 बजे करीब ये लोग आए थे। तो कौन आया था? विपक्षी अजमेरी वगैरह। तो 112 नंबर को बुलाया। उसके बाद में जो है बुला करके उनको दिखाया गया। उनके सामने उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये छप्पर और प्याल लगा है, ये सब हटवा दीजिए, नहीं हटवाओगे तो मैं माचिस लगा दूंगा इसमें। ये इतना कहकर इसके बाद में 112 चली गई। इसके बाद में जब बजा है कम से कम 12 बजा है जब, तब हम जब वहाँ से घड़बड़ाहट सुनी, जब हमने कि भागता हुआ कोई दिखाई, हमको आवाज़ मिली और गाँव की चिल्लाने की आवाज़ हमको सुनाई पड़ी। तब हमने दरवाज़ा खोला तो देखा कि जल रहा था सब। क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान प्याल जला है पूरा। हमारा छप्पर जल गया है। जो बछड़ा था वो मौके पर ही मर गया। भैया जो है वो भी जो है मरणासन अवस्था में है। श्रीनिवास। खबर झांसी से है, जहां आपसी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक एक पार्षद का पिता है और कल शाम को वो खेतों से घर लौट रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर हमलावरों ने उस पर गोली दाग दी। तो झांसी में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला प्रेमनगर थाना इलाके के नया गांव का है। जिंदहाड़ी पार्षद के पिता की गोली मारकर हत्या की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्षद मिथुन यादव के पिता आजाद यादव की मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। जब पार्षद पिता शनिवार की शाम खेत से लौट रहे थे, इसी दौरान पार्षद पिता पर गोली चला दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में पार्षद पिता को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान पार्षद पिता की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पुलिस है वो आरोपियों तक कब तक पहुंचती है और इस पूरी वारदात के पीछे पुरानी रंजिश की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस वारदात को अंजाम किसने दिया है, क्यों ये वारदात हुई और क्या पुलिस इस गुत्थी को जल्द सुलझा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और उम्मीद करेंगे कि जो पुलिस है वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी, ताकि जो लोग हैं उनका भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहे। वो समझी सब सके समझी साहब। क्या हुआ उनका था? छोटा बेटा हमारा वो अपने खेत पे जा रहे थे, बुआई चल रही थी। खेत पे जाके वहाँ से लौटे और ऐसे हाईवे ब्रिज से नए गांव की तरफ करीब 50 मीटर 60 मीटर आगे आए, पीछे बारिश ने गोली मारी तो हम गिर गए। खबर बदायूं से है, जहां मामूली विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस मारपीट की घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। तो बदायूं से ये खबर सामने आ रही है, जहां मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मामला बिजौली थाना इलाके के सिद्धपुर गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक गेहूं के खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। 60 साल के ऋषिपाल का उनके परिजनों के साथ गेहूं के खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि परिजनों ने ऋषिपाल पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। तो मामूली विवाद को लेकर मारपीट की यह घटना सामने आई है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। ये थाना क्षेत्र बिसौली के अंतर्गत ग्राम सिद्धपुर की घटना है, जहां पर दो पक्षों में, जो कि आपस में ही चचेरे तहेरे भाई थे, एक खेत से गेहूं के खेत से ट्रैक्टर को निकालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और इसमें एक ऋषिपाल सन ऑफ टीकाराम, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उनके सर में लाठी डंडों से चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक नामित आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।
यूपी सरकार लगातार जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत जो भूमाफिया हैं उन्होंने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे छुड़ाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैनपुरी में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यहां प्रशासन ने 46 अवैध कब्जाधारियों से जमीन छुड़वाई है। मामला भूगांव तहसील के अहिरवा गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान ने कई बार मामले की शिकायत की थी। प्रशासन से भी कई बार भूमाफिया की जमीन पर लहलहाती फसल को नष्ट करने की कार्रवाई की गई थी। कई बार जमीन भी छुड़वाई गई थी। मामले में प्रशासन ने 8 लेखपालों समेत 52 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भूमाफिया बाज नहीं आ रहे थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने एक बार फिर भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 46 भूमाफिया से जमीन छुड़ाई गई है। उप जिलाधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक 1500 बीघा जमीन पर कब्जा करने वाले वो भूमाफिया जो प्रशासन की नजरों से बचे हुए हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर जमीन को छुड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, कुछ जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन प्रशासन की नजर लगातार ऐसे भूमाफिया पर बनी हुई है जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है। साफ तौर पर प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और जिस जमीन पर इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसे जल्द से जल्द छुड़ाया जाएगा। ये तहसील भूगांव में अहिरवा गांव है। यहाँ लगभग 2 वर्ष पहले फर्जी प्रविष्टियाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। लगभग 1500 बीघा जमीन लोगों को कब्जे से मुक्त कराई गई थी और उसे ग्राम सभा में अंकित कराया गया था। उन जमीनों पर बार बार लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए गए, उसे हम लोगों ने खाली कराया। कभी फसल को कुर किया गया, कभी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाया गया। शिकायतें इस तरफ लगातार प्राप्त हो रही थी। अभी परसों मंगलवार को तहसील दिवस में शिकायत हुई डीएम साहब के सामने कि पुनः जो है काफ़ी ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, जो ज़मीन प्रशासन ने पहले खाली कराई थी जी। तो डीएम साहब का तुरंत निर्देश हुआ, टीम बनाई गई, 2 ही दिन में जांच कराई गई इसकी और लगभग 46 व्यक्ति चिन्हित किए गए जिन्होंने सैकड़ों बीघा भूमि पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया था। तो सर के निर्देश पर तत्काल उसमें एफआईआर करने की कार्रवाई की गई। सरकार इस उम्मीद के साथ योजनाएं चलाती है कि उसकी सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग के लोगों को मिल सकेगा, लेकिन जब अधिकारी या फिर ठेकेदार ही काम में लापरवाही बरतेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो फिर जनता को फायदा कैसे पहुंचेगा। मामला मैनपुरी का है, जहां पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जौनपुर में 48 घंटे पहले जिस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ था वो 2 दिन बाद ही जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। जानकर आपको हैरानी होगी कि जो ये सड़क है इसका निर्माण केवल 2 दिन पहले ही पूरा हुआ था और 2 दिन बाद आलम क्या है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। मामला खेतासराय के कलापुर गांव का है। दरअसल इलाके में 1200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 17 दिसंबर को पूरा हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद ही सड़क निर्माण के दौरान हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। बता दें कि सड़क के निर्माण पर 27,55,000 खर्च किए गए हैं और आलम आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो 27,55,000 रुपए किस तरह से यहाँ पर खर्च किए गए हैं। आपको बता दें कि सड़क का शिलान्यास राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने 11 जुलाई 2020 को किया था। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार ने तो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर बजट दिया था कि जो लोग हैं उनके आने जाने के लिए सुविधा होगी, लेकिन जब 2 दिन बाद ही सड़क की हालत ऐसी है तो फिर जरा सोचिए, जब 1 साल बीतेगा तो क्या ये सड़क वाहनों के चलने लायक रहेगी? क्योंकि अगर इस तरह से जो अधिकारी कहें या फिर ठेकेदार कहें या फिर जो कोई भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वो इस तरह से अगर सड़क का निर्माण करेंगे तो फिर सवाल उठने लाजमी है और सवाल लगातार उठते रहेंगे। उम्मीद तो करेंगे कि जो कोई भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा और जल्द से जल्द वो लोग सलाखों के पीछे होंगे। मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुछ दिन पहले एक शव को बरामद किया था, जिसकी पुलिस ने शिनाख्त कर ली है, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि मैनपुरी पुलिस को ये कामयाबी मिली है। पुलिस ने 23 नवंबर को मिले एक शव की शिनाख्त कर ली है, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला करहल थाना इलाके के नगला अलाई का है। दरअसल पुलिस ने एक कुएं से अज्ञात महिला का सिरकटा शव बरामद किया था। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि वो करीब 2.5 साल पहले महिला को भगा कर ले गया था और गुजरात में रह रहा था। लेकिन जब घर वालों ने ऐतराज जताया तो आरोपी महिला के साथ नोएडा आ गया था और मजदूरी का काम करता था। आरोपी ने बताया कि उसका महिला के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने महिला की हत्या कर दी थी और नोएडा भाग गया था। पुलिस ने कपड़ों के आधार पर मृतक महिला की शिनाख्त कर ली है और अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 20,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया है। देखिए 23 नवंबर को कुएं में एक सरकटी बॉडी बरामद हुई थी। सिर्फ रुंड बरामद हुआ था और मुंड गायब था। तो इसमें लगातार तब से कार्रवाई की जा रही थी। इसमें स्वाट टीम को भी लगाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया था। तो कुछ लोकेशन इत्यादि के आधार पर एक कुछ तथ्य सामने आए। उसको जब लीड को फॉलो किया गया तो ये पता चला कि एक सोनल करके व्यक्ति है, जिसके घर में एक राजमिस्त्री शिव कुमार काम करते थे। उनकी पत्नी से इनकी कुछ बातचीत हो गई थी और फिर उसी में कुछ विवाद के कारण नशे में इसने सोनल ने ऐसी घटना कारित की है। इस सोनल को जहाँ पर ये छुपा हुआ था वहाँ से लाया गया। इसकी निशानदेही पर फॉरेंसिक सीन को रिकंस्ट्रक्ट कराते हुए फॉरेंसिक टीम के सामने उस मुंड को बरामद किया गया है और इस केस का खुलासा किया गया है। चूंकि इसमें मुंड की बरामदगी हो गई है, अतः इस केस में जल्दी से जल्दी जो अपर पुलिस अधीक्षक साहब हैं हमारे, उनकी मॉनिटर्ड केस वो देखेंगे और इसमें जल्दी से जल्दी सजा कराई जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।